हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले वर्ग 10 के पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसके बारे में, और ये आपके आने वाले जो 10th का एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो हम लोग लगभग 70 से 80 के आसपास जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और ये लगभग आधा घंटा के आसपास का 20 मिनट से आधा घंटा के आसपास का वीडियो होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले बिहार बोर्ड के क्लास 10 के पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर का, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार न मिलना क्या होता है। तो लैंगिक विभाजन का बात का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, यानी कि अगर हम लोग स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में अंतर को करेंगे तो ही वह लैंगिक विभाजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायत राज संस्थाएं। तो भारत में जो लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में औरतों के लिए आरक्षण की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ कि जो भारत की जो पंचायती राज जो संस्थाएं होती है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है इस पर, या फिर विभिन्न धर्म के लोग सामाजिक नागरिक के रूप में खुशी खुशी रहते हैं इस पर, या एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं और एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम रखने के लिए शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर लंबा वाला है, घ यही होगा कि एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन के शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, या किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान में यह धर्म सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब भारत का कोई भी अपना राजकीय धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो आधारित विभाजन है वो सिर्फ भारत में ही किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 15, 19, 18 या 14? तो हम लोगों जितने भी जो भारत के नागरिक है उनमें अनुच्छेद 19 के तहत जो है सो लोगों को जितने भी नागरिक हैं उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक क्या है? मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक है रंग भेद का, सांप्रदायिक का, जातिवाद का या आतंकवाद का। तो मैक्सिको में के जो ओलंपिक की जो घटना थी वो एक रंग भेद की घटना थी, जिसमें ओलंपिक टीम के साथ भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। देश को राजनीतिक सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। श्रीलंका, बेल्जियम, युगोस्लाविया या भारत, यानी किस देश को विखंडन सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो वो युगोस्लाविया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक गलत बयान कौन सा है? कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने में अच्छा तरीका माना जाता है, या लोकतंत्र के विभिन्न समुदाय अपनी मांगों का शांतिपूर्ण तरीके से शासन की उपस्थित कर सकते हैं। तो जो इसका गलत बयान है वो है ख, कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बयान सही बयान है? निम्नलिखित में से कौन एक सही बयान है कि बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विभेद की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, या फिर सामाजिक विभेद हमेशा के लिए ही सामाजिक रहता है। तो जो कौन सा एक सही बयान है?
तो बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक भेद उत्पन्न होते हैं, या फिर एक लोकतांत्रिक में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये नहीं। यानी एक लोकतांत्रिक एक व्यक्ति की एक पहचान होती है, सही बयान है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है क्या? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च प्रणाली। तो इसका उत्तर होगा कि संघ राज्य की ये विशेषता नहीं है कि इकहरी शासन व्यवस्था हो। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार अभी चीन और ब्रिटेन में संघ सरकार नहीं, अमेरिका में ही संघ सरकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो भारत में ये जो तो मतलब संघीय सूची, राज्य सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो भारत में संघ और राज्य के बीच में अधिकारों का विभाजन संघ और राज्य दो सूची में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले में एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है। तो जो इसका उत्तर होगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यानी सत्ता के साझेदारी में यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि संघवाद लोकतंत्र में अनुकूल है। संघवाद लोकतंत्र में अनुकूल है किस तरीके से? संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति तक ही सीमित है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति तक ही सीमित है, शक्ति तक ही सीमित करती है। या फिर संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था में अंतर होगा। तो संघवाद के लिए अनुकूल है कि इसमें सभी लोगों को, यानी संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द विश्वास रहेगा और उन्हें, यानी आंसर जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम, पाकिस्तान। तो जो सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम जो प्रणाली है वो बेल्जियम में ही विकसित की गई थी। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र और भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, उपयुक्त तीनों में। तो ये तीनों जगहों पे जो है सो हमें सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? ब्रसेल्स, मर्स्टेम, मेंस या नाम। तो जो मर्स्टेम नाम का जो शहर था, वहाँ के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने में की प्रक्रिया में देरी, अस्थिरता का आपसी फूट में वृद्धि, विविधताओं में वृद्धि या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। तो जो इसका जो उत्तर होगा सत्ता में भागीदारी में सही लाभ क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, या संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश की भाषा को आधार पर टूटने से बचाना, या संघीय हितों को नजरअंदाज करना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका गौ, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश की भाषा का आधार से टूटने। मतलब हम लोग बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी में सही बयान क्या है? यही है कि हम लोग संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना है, क्योंकि बेल्जियम में भी बहुत सारे भाषा के लोग आधार पर टूटने के कगार पर आ गया था बेल्जियम देश। लेकिन बाद में इस संघात्मक शासन को अपनाकर उसे बचा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका जो एग्जैक्टली उत्तर है कि 1975 में इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस देश में आपातकाल लागू हो गया था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 से, 1970 से, 1980 से और 1990 के दशक से। तो भारतीय जनता का जन आक्रोश 1970 के दशक से ही आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ये एक छात्रों का आंदोलन था। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, या किसी पार्टी को नहीं। तो जो 1977 में जो आम चुनाव हुए थे उनमें जनता पार्टी को सबसे पहले बहुमत मिला था, जिसमें मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था।
चिपको आंदोलन में किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण के विरुद्ध से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज या कांग्रेस पार्टी के विरोध में। तो इसमें संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंगूर के पेड़ की काटने की अनुमति से। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरी के शोषण से मुक्ति। तो इसका कार्यक्रम में से कौन संबंधित सही नहीं? इसका उत्तर होगा दलित सेना का गठन, यानी ये इसके बारे में नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। तो महेंद्र सिंह टिकैत जी जो थे वो भारतीय किसान यूनियन के सबसे प्रमुख नेता माने जाते थे। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो तारी विरोधी आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश में ही सबसे पहले चलाया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? तो ये जो नर्मदा घाटी परियोजना ये है आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से ही संबंधित है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में। तो 2005 ईस्वी में सबसे पहले सूचना के अधिकार का कानून बना था। नेपाल के शब्द दलित गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राजा को देश छोड़ने पर मजबूत करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना या फिर सर्वदलीय सरकार की स्थापना करता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सप्तदली का मेन मतलब था कि लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी नेपाल में लोकतंत्र की सरकार चले। अगला क्वेश्चन है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो बोलीविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि का होना था। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1947, 48, 49, 50। तो अपना जो श्रीलंका ये 1947 में ही अंग्रेजों से आजाद हो गया था। राजनीतिक दल का आशय क्या है? अफसरों का समूह, व्यक्तियों का समूह, सेनाओं का समूह, किसानों का समूह। तो ये राजनीतिक दल एक व्यक्तियों का समूह होता है जो कि लोगों के लिए कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पद प्राप्त करना, चुनाव लड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दल का सबसे बड़ा होता है कि चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करके, यानी चुनाव लड़के हम लोग सबसे पहले सत्ता हासिल करें। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखी गई थी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या संयुक्त अरब अमेरिका। तो राजनीतिक दलों की जो नींव है वो सबसे पहले ब्रिटेन में रखी गई थी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान या राजनीतिक दल को? तो जो राजनीतिक दल है उसी को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करती है, और जो सरकार में जो राजनीतिक पार्टी जाएगी वो किसी भी संविधान को बदल भी सकती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत या फिर अफसरों की बहाली से संबंधित। तो जो अफसरों की बहाली से संबंधित है ये कार्य जो सरकार होती है, सरकार के बोर्ड के द्वारा किया जाता है, ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र के राजनीतिक दल से मेल नहीं खाता है? राजनीतिक दल की लोगों की भावनाओं और विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है, या फिर राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जाति और धर्मों की समस्या सरकार तक पहुंचाता है। तो मेल नहीं खाने के कारण देश के विकास, इसका उत्तर ग होगा। देश के विकास के सरकारी नीतियों में बाधा उत्पन्न करने का काम ये राजनीतिक दल का काम नहीं है। बाकी 3 राजनीतिक दल का काम है, और ये दल राजनीतिक दल के काम से मेल नहीं खाता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि दल बाधा में उत्पन्न करती है, राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और ब्रिटेन। तो अपना जो ब्रिटेन है उसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, उसमें एक दल की पार्टी चलती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। जो बहुदलीय रहती है वहीं पे एक से ज़्यादा किसी भी अगर एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो वह जो पार्टी है वह क्या करती है, आपको बहुत सारे दल के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो ये बहुदलीय पार्टी में संभव है। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी
किसी भी ढंग से सरकार का अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी लोग दलों को नजरबंद करना राजनीति के लिए आवश्यक नहीं है। ये किसी भी ढंग सरकार का अपदस्थ करना, यानी अगर हम लोग सरकार को ही अगर हटा देंगे तो ये नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? राजनीतिक दलों को नहीं है, ठीक है। राजनीतिक दल के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, राजनीतिक दलों में युवा और महिलाओं को उचित वरीयता नहीं मिलना, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्या को सरकार के पास रखना, ठीक है, विपरीत सिद्धांत वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो चुनौती राजनीतिक दल का नहीं है, वह राजनीतिक दल में युवाओं और महिलाओं को उचित वरीयता नहीं मिलना, ये राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है। ये तो बस कुछ भी कर सकती है, बल्कि इनकी जो मुख्य चुनौती है वो अगर राजनीतिक दल अगर अपने अंदर में ही अगर चुनाव नहीं कराते हैं तब राजनीतिक दल के द्वारा जनता की समस्या सरकार के पास रखना, ये सब इनके कार्य आसानी से कर सकती है। दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो ये सांसद और विधायक पर ही दल बदल कानून लागू होता है। राजनीतिक दलों द्वारा मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल को मान्यता देने का काम जो है वो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो ये जो राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने का जो काम है ये हम लोगों के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग का जो लोजपा है वो राष्ट्रीय दल नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे, अगर कोई सी पार्टी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल होगी या कोई क्षेत्रीय दल होगी, इसके लिए बहुत ही अपना जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा बहुत सारे क्राइटेरिया निकाले गए हैं कि जो भी उस रूल को फॉलो करता होगा वही राष्ट्रीय दल हो सकते हैं, बाकी नहीं। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन कब हुआ था? 1992 में, 1999 में, 2000 में या 2004 में। तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड यानी ये वही पार्टी है जो क्या कर रही थी आपको जिसका अभी सरकार है, जिसमें श्री नीतीश कुमार जी अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इनका जो पार्टी का गठन है वो 1999 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दों में सफलता पाई है? लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो राजनीति समानता को समाप्त कर दिया है, राजनीति लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह को अल्प समूह में एक व्यवहार करता है, या फिर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए लोगों के आर्थिक पैमाने को कम कर दिया है। ओके, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक असमानता को समाप्त करने का ही सबसे बड़ा इन मुद्दों में सफलता पाई है। अब राजनीतिक असमानता इससे है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? एक इसका उत्तर हमने क्या बताया था? बी, सॉरी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, यानी आपका सही उत्तर है कि लोगों के बीच टकराव का समाप्त कर दिया है। इसका सही उत्तर ये होगा, ठीक है, यानी आंसर बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र की सफलता अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या फिर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो दोस्तों आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आप आंसर बताइए कि लोकतंत्र किस बातों पर निर्भर करता है।
तो जो लोकतंत्र है वो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%, 15%, 33% या 50%? तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 10% के आसपास थी, और जो अभी इससे थोड़ी सी बढ़ गई है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये कथन अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था, जो कि अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। नए विश्व सर्वेक्षण आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़ या 95 करोड़? तो दोस्तों ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जो कि उससे लिया गया है, तो ये 71 करोड़ के आसपास का है। और क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? आपका सही उत्तर जो होगा वो अलगाववाद होगा। भारतीय लोकतंत्र डैश है? प्रतिनिधित्वात्मक, एकात्मक? तो कैसा है? तो भारतीय जो लोकतंत्र वो प्रतिनिधि के द्वारा ही चलाया जाता है, एक आदमी के द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका में डैश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए? सत्य के प्रति। ठीक है। भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई? तो ऐसा भारतीय राजनीति में महिलाओं को लगभग 33% आरक्षण देने की मांग की गई है। और वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली है, कैसी शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। अगला है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा 265 सीटों पर चुनाव विजय प्राप्त की गई, और ये ओल्ड किताब इसलिए दिया गया। और अभी हाल फिलहाल में जो एनडीए थे वो 302 एनडीए लगभग 350 के सीटों पर अभी भी लोकसभा चुनाव में है, जिसमें भाजपा को लगभग 300 के आसपास सीट आया था। महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? 22, 33, 10 या 22? तो महिला आरक्षण बिल में लगभग 33% आरक्षण की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि एनुक्रमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनुक्रमा पोलैंड, मैक्सिको, चीन या फिर घाना? तो ये जो थे ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा कि लोकतंत्र में गोरे अल्पसंख्यकों को दिए गई रियासत वापस देने का दबाव, ये लोकतंत्र का चुनौती का से संबंध नहीं रखता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र की आस्था, मतदान का दुरुपयोग। तो एक आवश्यक शर्त क्या है? कि लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र की सफलता में आपको लोकतंत्र में आस्था रहेगा, तभी आप लोकतंत्र सफल हो सकता है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो लोकतंत्र में आस्था नहीं, अशिक्षा। जो अशिक्षा है वो सबसे बड़ी बाधा है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर जो लोग शिक्षित नहीं रहते हैं वो बिना सोच विचार के ही वो अपने से गलत लोगों की चुन लेते हैं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1848, 1871, 1971 या 1991? तो 1971 ईस्वी में आके स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमानता, मीडिया पर नियंत्रण, या सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, या बुथ छापामारी? तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वह है आप लोगों का सुधारात्मक कार्यों का करना, कार्यों का निर्माण, यही इसका यानी कानूनों का निर्माण, यही इसका सबसे अच्छी दूरी। तो ये दोस्तों ये लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन थे। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। इसमें से कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी दिया गया था, कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के बुक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिया गया था। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का फिर से धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट अपने दोस्तों के साथ करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में इसी चैनल पर। अगर आप लोग और आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में ही आप जहाँ पे कमेंट करेंगे वहीं पे इसका PDF का लिंक आपको पिन कर दूंगा, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।